Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the third lecture of our syllabus Unit 3 Rights in National Constitution South Africa and India. लास्ट 2 lectures हमने साउथ अफ्रीका और इंडिया के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में स्टडी किया था. इवन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन डन ऑन द ब्लैक साउथ अफ्रीकन. इवन उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था, उनके राइट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था, उनके वायलेशन कैसे किया गया था, अपार्थाइड एरा कैसे हुआ था, उसे मेन कौन कौन से उन्होंने लॉज उस टाइम पे इनेक्ट किए चालू किए थे इवन. और ये भी स्टडी किया था कि फिर अपार्थाइड एरा एंड कैसे हुआ, ट्रांजिशन डेमोक्रेसी में कैसे चेंज हुआ था उधर. फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे हेल्ड हुए थे वहाँ पर. फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था. ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था. सेकेंड लेक्चर हमने इंडिया के कॉलोनियल रूल के बारे में स्टडी किया था कि ब्रिटिश ने कैसे इंडिया पर रूल किया था. फिर कौन कौन से मास मूवमेंट्स हुए थे, कौन कौन से मेन लीडर्स इमर्ज हुए थे जिन्होंने हेल्प की थी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में. इवन ये भी स्टडी किया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रिटिश इन द पार्टीशन ऑफ द इंडिया. इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने में, पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड करने में, कि ब्रिटिश का क्या रोल था. और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी थी, फिर किन किन के राइट्स को बारे में बात की गई थी. फिर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारा अडॉप्ट कैसे हुआ था. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने की, टेक्स्ट को स्टडी करने की नीड क्या है. फिर कौन से राइट्स प्रोवाइड बनाए गए हैं जिससे जो हिस्ट्री में हुआ था, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो हुआ था वो आगे रिपीट ना हो. इवन जो इंडिया की हिस्ट्री में हुआ था ऐसा कुछ रिपीट ना हो. और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के और साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको इक्वलिटी और सेफ फील करवाने के लिए क्या कौन कौन से राइट्स बनाए गए थे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. तो मेनली इस लेक्चर में हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, देन फिर इंडिया के बारे में बात करेंगे. ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्टली कि व्हाट आर द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द साउथ अफ्रीका और इंडिया टू द पीपल्स. कि हम इसमें कौन कौन से बेसिक राइट्स के बारे में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था वैसा रिपीट ना हो और इंडिविजुअल जो इनकी कंट्री में रह रहे हैं वो सेफ फील करें. तो फर्स्टली इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई टू स्टडी द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें ये जो टेक्स्ट गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पढ़ना क्यों होता है. तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा रूल बुक की तरह है जो कंट्री में हेल्प करता है, कंट्री को हेल्प करता है कि उसे गवर्न कैसे करना है, कौन कौन से लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं वो, कौन कौन से लॉज बने हुए हैं, कौन कौन से राइट्स वो सिटीजन को दे रहे हैं, और कौन से पावर्स हैं गवर्नमेंट को मिली हुई है, कि कौन से इंस्टीट्यूशन क्या काम है, किस पर्सन का कौन से पोस्ट पर जो इंडिविजुअल वर्क कर रहा है उसका क्या पावर्स मिली हुई हैं. इन सब के बारे में डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. पहला इसमें ये बोल सकते हैं कि वो बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलता है कि कौन से राइट्स हर पर्सन के पास है, पूरे कंट्री में हर सिटीजन के पास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं उसे. अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चलता है कि कौन सी पावर्स गवर्नमेंट को मिली हुई हैं और कौन सी क्या क्या लिमिट्स हैं पावर्स पर. गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट्स का लगाने का भी काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है हमें. इवन हमें जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, जैसे कोर्ट हो गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, कोर्ट में जुडिशरी जो आता है, तो इन सब का क्या कहते हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या है, उनकी मेन ड्यूटीज़ क्या है, उनको क्या काम करना होता है, इनको कैसे फंक्शन करना है, सबके बारे में कैसे पता चलता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन से. इवन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है कि कौन कौन से राइट्स हमारे गारंटीड है, मतलब हमें कौन से राइट्स के एक्सप्लॉइटेशन पे, वायलेशन पर, कौन से राइट्स के वायलेशन पर हम उसके जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर द जस्टिस. कि अगर हमारा कोई राइट वायलेट हो रहा है, जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है वो अगर वायलेट हो रहा है तो हम इसके लिए जस्टिस की अपील कर सकते हैं. ये बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. इवन ये भी पता चलता है कि कौन से राइट्स हमारे प्रोटेक्टेड है, कौन से राइट्स हमारे लिमिटेड है. लिमिटेशंस लगाने का भी काम, जो लिमिटेशन कौन कौन से राइट से लिमिटेशन लगा हुआ है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है. क्योंकि जैसे हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले में, कि जो हमारा 19th आर्टिकल है हमारा, उसमें फंडामेंटल राइट है, उसमें लिमिटेशन भी लगा हुआ है. तो उसमें लिमिटेशन किस बेसिस पे लिमिटेशन लगा हुआ है, सेकेंड जो उसका राइट टू फ्रीडम वाले में सेकेंड जो क्लॉज है उसका, तो कौन सा उसमें क्या के बेसिस पे फ्रीडम, उस पर लिमिटेशन लगा हुआ है, क्या क्या उसमें पावर्स हमें गिवन है, राइट्स में कौन कौन से हमारे पास पावर है, उस पर लिमिटेशन लगा सकते हैं गवर्नमेंट.
उन सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। इवन ये भी पता चलता है कि कौन कौन से फ्रेजेस यूज किए गए सर्टेनली एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि अगर सपोज कीजिए कुछ दो वर्ड है, उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ड को, उस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में डिफाइन करना चाहता है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, उसे ऐसा फ्रेजेस भी यूज किए गए हैं टू क्लैरिफाई द लॉज ऑफ राइट्स, ताकि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या एजम्पशंस क्रिएट ना करे। इन सब के बारे में किस बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई। इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट से ये सब क्लेरिफाई होता है। अब आता है साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में चैप्टर 2 में, साउथ अफ्रीका चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के में बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात की गई है। ये बिल ऑफ राइट्स जो है वो हर इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है, हर इंडिविजुअल के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है, और हर किसी के ऊपर उसे राइट्स भी मिले हुए बिल ऑफ राइट्स के अंदर में। इस बिल ऑफ राइट्स में डिफरेंट राइट्स के बारे में बात की गई, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स, कौन कौन से गवर्नमेंट ने मतलब आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए हैं इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट, पॉलिटिकल, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सबके बारे में क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सबके बारे में बात की गई है। तो कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स से या फिर कौन कौन से राइट्स के बारे में बात की गई है जो बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, और बोल सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन को। पहला आता है इसमें, हम जो कंसिडर इंपॉर्टेंट राइट में पहला आता है इक्वलिटी, जो सेक्शन 9 में बात की गई है। इसमें बोला जाता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हैज द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट टू द लॉ, बेनिफिट ऑफ द लॉ। इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग होता है कि कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इवन रेस, मतलब कलर के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, डिसेबिलिटी की बेस पर, या फिर कोई भी इसी टाइप के कोई भी ग्राउंड्स की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर इंडिविजुअल गवर्नमेंट के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल है, और उसको किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर इंडिविजुअल लॉ के सामने बिफोर द लॉ इज इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये लॉ क्यों, ये राइट जो है वो क्यों दिया गया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो उसमें अपार्थाइड आया था, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ पर। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या हुआ था, व्हाइट लोगों को प्रेफरेंस दी गई थी, और ब्लैक साउथ अफ्रीकन को, इवन वो अपने साउथ अफ्रीका के होने के सिटीजन होने के बावजूद उन्हें सप्रेस किया गया था, उनके एक्सप्लॉइट किया गया था काफी बड़े लेवल पर। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, अलग ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आगे ना हो, तो उसको ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू ना हो, तो उसके लिए ये राइट दिया गया था हर इंडिविजुअल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 में बात की गई है ह्यूमन डिग्निटी के बारे में। ह्यूमन डिग्निटी में बोलते हैं कि एवरीवन हैज इनहेरेंट डिग्निटी एंड द राइट टू हैव देयर डिग्निटी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बोल सकते हैं सम्मान से जीने का अधिकार होता है, और उसे उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मतलब यह है कि सोसाइटी में उसे किसी भी इंडिविजुअल को बुरी नज़र से नहीं देखा जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे बोल सकते हैं। बुरी नज़र मतलब बोल सकते हैं कि उसकी खुद की एक रिस्पेक्ट होगी, और उसे रिस्पेक्ट को वैल्यू भी किया जाएगा, उस रिस्पेक्ट को उसकी मेंटेन भी किया जाएगा, प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू भी, सोसाइटी के थ्रू भी। अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करता है डिग्निटी जो है, कि ह्यूमन डिग्निटी जो है एक कोर वैल्यू है, बोल सकते हैं कोर वैल्यू है कंट्री की मूव को, कि ये रेसिज्म से और उससे बेसिस पर जो ऑपरेशन हो रहा है उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान से जीने का अधिकार प्रोवाइड कर रहा है अपना साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने। इसके बारे में बात की गई थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट जो आएगा कि वो सेक्शन 16 में बात की गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें सेक्शन 16 में जिसकी बात की है वो उसमें बोला गया एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस देयर व्यूज, और पीसफुली एक्सप्रेस करने का। अब इसमें यह है कि इसका मीनिंग है कि अब कोई भी, हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है, और इवन रिसीव भी कर सकता है फ्रीली। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन, इसमें भी मतलब ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रोटेक्ट हेट स्पीच को, ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो चल रही है उसके अगेंस्ट में जो लोगों को भड़काने का काम करना, या फिर कोई रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हम
रिलीजन को बोल सकते हैं कि रिलीजन को एक रिलीजन के सपोर्ट में हम बोले जा रहे हैं, दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में बोल के उस लोगों को दंगे करवाने का काम कर रहे हैं, स्पीच अपने एक्सप्रेशन स्पीच दे रहे हैं बट पीसफुली दे रहे हैं, बट लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। या बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब चेंजेस के लिए, आई मीन रिवॉल्यूशन नहीं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दंगे करवाने के लिए, वायलेंस के लिए हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उस सब चीज़ को प्रमोट नहीं करता है। इसमें ये है कि इसमें ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा कोई भी हेट स्पीच को या वायलेंस के या वार के इश्यूज़ को। अगर हम फैलाने का काम कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है इसके अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट अगर इसमें लिमिटेशन लगाई गई है तो, बट ये दिया क्यों गया था फिर राइट, इसमें ये राइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल को ये बैलेंस करने के लिए कि पहले उस टाइम पे ब्लैक साउथ अफ्रीकन को दबाया गया था काफ़ी, उनके पास राइट नहीं था कि अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी कर सके या फिर कुछ भी बोल सके फ्रीली। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए साउथ अफ्रीका पास को देखते हुए, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसको देखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया था लोगों को बैलेंस करने के लिए कि वाइट को, साउथ अफ्रीका ब्लैक को, दोनों को ही इक्वल राइट है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का पीसफुली, और वो हेट स्पीच या फिर कुछ बाहर दंगे वंगे करवाने के लिए नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की चीज़ को प्रमोट ना करे। तो ये फ्रीडम दिया गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारे सेक्शन 26 में, मतलब इसमें बेसिक राइट्स आते हैं। पहला आता है इसमें सोशो इकोनॉमिक राइट्स में आता है पहला राइट टू हाउसिंग। इसमें यह था कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो प्रॉपर बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने, बेसिक चीज़ों को, घर में रहने का। जैसे पहले हुआ था कि उनको लैंड में भी एरिया डिफाइन करे थे कि वो इससे बाहर वाली लैंड को खरीद नहीं सकते हैं या लीज पे नहीं सकते ब्लैक साउथ अफ्रीकन, तो ऐसा कुछ नहीं था कि अब उनको ये था कि वो कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये सब था, इसका राइट मिला गया था। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल सेक्शन 27 में जिसकी बात की थी कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है, ब्लैक साउथ अफ्रीकन के पास राइट है कि वो कोई भी फूड, जिनके चॉइस है वो फूड को, वाटर की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को का लाभ उठा सकते हैं। इवन उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। अब पहले ये था कि उनको वर्ड्स, जैसे वर्ड्स हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। इवन एजुकेशन जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी वो भी बहुत बेकार क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी उनको। अब इसमें इक्वलिटी दी गई थी कि उनके पास राइट था कि वो कोई भी बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, बोल सकते हैं लाभ उठा सकते हैं उनका, फूड का, वाटर का, सबका इक्वल लाभ उठा सकते हैं। और इवन उनको सोशली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो सबको जैसे सबको मिली हुई थी वैसी भी उनको भी मिली जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें जैसे मैंने उस वाले आर्टिकल में बताया था कि 27 में राइट टू एजुकेशन वाले कही कि उनको एजुकेशन बहुत बेकार दी गई थी ब्लैक साउथ अफ्रीकन को, तो इसमें ये है कि राइट टू एजुकेशन, हर इंडिविजुअल के पास राइट है एजुकेशन का। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी इसमें कि जो बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के लिए वो प्रोवाइड करवाए जाए, और इवन उसमें ये भी देखा जाए कि हर इंडिविजुअल के पास इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये पार्शियलिटी ना हो गवर्नमेंट के थ्रू कि वाइट के ज़्यादा प्रोवाइड किए, ब्लैक को कम दी जा रही है जैसे पहले हुआ था, ऐसा कुछ ना हो। सबको इक्वल राइट्स एसेंशियल्स प्रोवाइड किया जाए। इवन कि जो पार्शियलिटी हो रही थी वैसी प्रमोट ना हो गवर्नमेंट के थ्रू, इसलिए ये वाला राइट प्रोवाइड किया था। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट से हटके एक ये भी था कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, कि ये दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए कि जो हमारी सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म चेंज हुई है अपार्थित के बारे में, अपार्थित के बाद में, बारे में नहीं, अपार्थित के बाद में, कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस टाइम पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो बहुत ही वर्स्ट प्रोवाइड की गई थी ब्लैक साउथ अफ्रीकन को, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद में सबको इक्वलिटी के बारे में बात की गई है, और जो भी चीज़ें, सब कुछ बेकार चीज़ें हो रही थी ब्लैक साउथ अफ्रीकन के साथ में, ऐसा कुछ आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। वो सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेप उठाए गए हैं, तो उसके बारे में उसको प्रमोट करने का भी काम था, इसके थ्रू ये काम किया गया था। अब नेक्स्ट आएगा कि लिमिटेशन ऑफ राइट्स, सेक्शन 36 में बात की गई है। इसमें है कि the rights in the bill of rights may be limited in only in the terms of law or general application where the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society. It means कि rights जो हैं वो absolute नहीं है, वो restricted है। जैसे उनके भी पर restriction भी वैलिड पर्पस पर लगा हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी पर्पस पर ऐसी restriction लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्शन जो भी लगाया गया उसका भी वैलिड पर्पस होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, जो स्पीच वाला राइट है, उसमें लिमिटेशन लगाई गई है कि
ऐसा कुछ प्रमोट ना हो जिससे वायलेंस हो सके, दंगे हो सके, सोसाइटी में पब्लिक इंटरेस्ट को हार्मफुल हो वो पूरे सोसाइटी के लिए, तो उस चीज़ को प्रमोट ना हो, तो इसलिए कुछ राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है गवर्नमेंट। तो ये राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एक बैलेंस क्रिएट हो इंडिविजुअल के फ्रीडम के बीच में और सभी पूरे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के बीच में। कि अगर सपोज कीजिए अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो इट मीन्स ये इट डजंट मीन कि हम कि लोगों के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोगों के राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर लिमिटेशन लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो इट मीन्स वो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन लगाई है, ताकि कंट्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड, लोगों को सिक्योरिटी मिली रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, दंगे वंगे ना हो। तो इन सब के लिए भी लिमिटेशन लगाई जा सकती है। तो उसके बारे में बात किया गया लिमिटेशन ऑफ राइट सेक्शन 36 में। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया पूरे में कि बिल ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, टेक्स्ट की, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को पढ़ने की नीड क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स में कौन कौन से राइट्स के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। वो आएगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। से इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, तो वो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हैं हमारे। और फिर हम देखेंगे उसमें कंपैरिजन दोनों के राइट्स, बिल ऑफ राइट्स में और इसके फंडामेंटल राइट्स में इंडिया के में कंपैरिजन और सिमिलरिटीज क्या क्या है इसके बारे में, उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।